तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लिए। आज की कहानी का नाम है प्यासा नर पिशाच। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर कहानी की एक जड़ होती है, एक पुरानी जड़ जो सड़ी गली और धूल से भरी होती है, जो कभी दिखती नहीं लेकिन जिसके भीतर हमेशा कुछ ना कुछ सड़ता तो रहता है। दोस्तों, इस कहानी की जड़ वैसे ही थी जैसे सड़े हुए मांस की गंध होती है, समय की दीवारों में छिपी हुई और इंतजार करती हुई। दोस्तों, ये कहानी तो तुम्हारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हें अपनी ही लगे। हो सकता है दोस्तों, कुछ हिस्से तुम्हारी ज़िंदगी में कभी न कभी घटे हों, या तुम्हें लगे कि ये कहीं कुछ सुनी सुनी बात है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक बद्दुआ है, एक श्राप जो कहने वाले और सुनने वालों पर दोनों पर ही असर डालता है। अगर आप इसे सुन रहे हो ध्यान से, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये रक्त से लिखे हुए निशान हैं जो तुम्हारे मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इसे कभी दफनाया गया था। एक गांव जिसका नाम अब कोई नहीं लेता, वह नक्शे से ही मिटा दिया गया और दस्तावेजों से भी गायब। वहाँ के लोगों को एक एक कर कर किसी ने ख़त्म कर दिया था, या कहें कि उस आदमी ने मरने से पहले, उस गांव के आखिरी आदमी ने खून से कुछ दीवारों पर शब्द लिखे थे, प्यासा नर पिशाच वापस आ चुका है। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। हवा ठहरी हुई थी, इतनी ठंडी और भारी लग रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था उसमें कोई छुपा हुआ है। वो गांव जिसका अब कोई नाम नहीं, और या कह सकते हैं याद ही नहीं करता, किसी समय हंसते खेलते लोगों का बसेरा था, मगर अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और सुनसान घर ही हैं, और वो डरावनी दीवार जिस पर खून से लिखे शब्द किसी अभिशाप की तरह चमक रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई डर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वह इंसान के दिमाग से निकलकर हकीकत बन जाता है। तो शायद यही हुआ था उस गांव में। उस रात गांव के मंदिर की घंटियां अजीब तरीके से बज रही थी, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। सभी लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़े, चच्चा, औरत सब कांप रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि वो किसके डर से ऐसा कर रहे हैं। रात के तकरीबन 12:01 तक, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को चूस रही थी, गांव के एक घर से एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि आसपास बैठे कौवे तक उड़ गए। रघु, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था, अब अपनी झोपड़ी के अंदर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान देखने के लिए बने ही नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा आकार था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गले का गहरा घाव, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे काटा था, बल्कि ऐसा गहरे तरीके से मारा हो। काटा तो था ही, और दूसरी ओर से किसी ने उसे चूसा हो। गांव के लोगों ने जब रघु की लाश देखी तो किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सिर्फ एक बात ही सभी के दिमाग में घूम रही थी, वो वापस आ गया है। दोस्तों, रघु की मौत के बाद पूरा गांव सहरन उठा था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस एक ही बात थी कि वो वापस आ गया, लेकिन पता नहीं कौन वापस आ गया। क्या ये कोई शराब था या फिर किसी खौफनाक चीज़ की वापसी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि नर पिशाच एक ऐसा राक्षस जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है, कई साल पहले इसी गांव में मारा गया था। लेकिन अगर वो सच में मारा गया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा है। गाड़ी जो कभी वापसी ही नहीं आई, उस रात सिर्फ रघु की ही हत्या नहीं हुई थी। गांव के ही करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी। उसमें भी 4 लोग थे, विजय, कमल,
सुरेश और अंकित, ये चारों गांव के कुछ ही दूर शहर में से गांव में वापस शादी में लौट रहे थे। गांव के करीब 12:30 बजे जब वह गांव की थोड़ी सी दूरी पर थे, तभी उनकी गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। इंजन जोर जोर से घरघराने लगा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। अरे ये क्या हुआ? विजय ने कहा और गाड़ी से बाहर निकला। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क भी दूसरी ओर वीरान थी। दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन दिख ही नहीं रहा था। कमल ने अपना मोबाइल निकालकर फ्लैश जगाई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी के सामने से रोशनी डाली, उसकी तो जैसे सांसें ही थम गईं। सामने सड़क पर ताज़ा खून फैला हुआ था। ये खून कहाँ से आया? अंकित की आवाज़ कांप रही थी। विजय आगे बढ़ा और सड़क पर झुका। खून अभी भी गीला था, जैसे किसी को कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर मारा गया हो, बड़ी ही बेरहमी से। तभी सुरेश ने कुछ महसूस किया। गाड़ियों के पीछे झाड़ियों के अंदर कुछ था, कोई था। वो सांस ले रहा था धीरे धीरे, और फिर एक हल्की सी सरसराहट हुई। झाड़ियों से कोई निकला। चारों की नज़र वहीं जम गई और अगले ही पल गाड़ी के शीशे पर खून के धब्बे पड़ने लगे। विजय, कमल, सुरेश और अंकित के दिमाग सुन्न हो चुके थे। कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, ये खून कहाँ से आ रहा है। सुरेश ने तभी डरते डरते देखा। गाड़ी की छत पर कुछ था, या कह सकते हैं कोई था। कमल ने दूसरी ओर से अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च दूसरी ओर घुमाई और फिर अचानक वो चारों चीख पड़े। गाड़ी की छत पर एक अजीबोगरीब आकृति बैठी थी। की त्वचा काली और सिकड़ी हुई थी, जैसे सदियों से सड़ रही हो। उसकी आंखें भी गहरी और लाल थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। लेकिन सबसे भयानक चीज़ थी जी उसके लंबे और बहुत ही तेज नुकीले दांत, जिससे ताज़ा ताज़ा खून टपक रहा था। भागो! विजय चिल्लाया और दरवाज़ा कार का खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी वो चीज़ झटके से हिली और फिर धड़म, वो पूरी चीज़ छत पर ज़ोर से उछली, जिससे पूरा वो गाड़ी, या कह सकते हैं वाहन, हिलने लगा। और जो अब चारों दोस्त अंदर बैठे थे, वो अब सांस लेने से भी डर रहे थे। फिर तभी कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। एक सन्नाटा सा छा गया। तभी कुछ पल बीत गए, लेकिन वो चीज़, वो पिशाच अब हिल नहीं रहा था। कमल ने धीरे से गर्दन घुमाई और विजय की ओर देखा और फुसफुसाया, वो चला गया। विजय ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि ठर्र। चारों ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। एक लाश, वो लाश किसी इंसान की थी। उस पर गहरे निशान थे। उसका चेहरा पूरा सूख चुका था, जैसे उसके शरीर का पूरा खून किसी ने बहुत ही बेरहमी से चूस लिया हो। अंकित अब बेहोश होने लगा था और विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी गाड़ी के दरवाजे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। तभी कोई गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विजय ने तभी स्टेट लॉक चौक दिया। गाड़ी सारी तरफ से लॉक हो गई। कमल ने दूसरी ओर से हिम्मत जुटाकर शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर धूप अंधेरा था, लेकिन किसी की परछाई दिख रही थी, लंबी सी, दुबली और टेढ़ी मेढ़ी सी। उसका सिर धीरे धीरे दाईं ओर झुक रहा था, जैसे उसकी हड्डियां अलग तरीके से जुड़ी हो। कमल ने तभी टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की, और जो उसने देखा, उसकी सांसें ही अटक गईं और उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। वो चीज़ इंसानों जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं। उसकी आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल काली, जैसे उनमें आत्मा ही ना हो। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी और नाखूनों पर सूखा खून चिपका हुआ था। सबसे भयानक बात थी, उसके होठों के किनारे पर लटकी हुई और एक कटी हुई जीभ। अंकित अब तक बेहोश ही था
और दूसरी ओर सुरेश के होठ भी कांप रहे थे। हमें कुछ करना होगा, विजय तभी फुसफुसाया। कमल ने तभी डरते हुए पूछा, अगर ये अंदर आ गया तो? तभी वो चीज़ अचानक हिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपना मुंह खोला। उसके दांत छोटे छोटे, सैकड़ों नुकीले दांत जो चमक रहे थे और खून टपक रहा था। एक अजीब आवाज़ गाड़ी के चारों ओर गूंजने लगी, जैसे कोई अपनी गाड़ी खुरच रहा हो नाखूनों से। और फिर धड़म, गाड़ी बुरी तरह से हिल गई। वो चीज़ पूरी ताकत से गाड़ी पर झपटी थी। कमल ने तभी तुरंत स्टार्ट बटन दबाया, इंजन जोर से घुराया, लेकिन तभी गाड़ी का शीशा फटने लगा। गाड़ी के शीशे पर दरारें भर गई। पिशाच अपनी नुकीली उंगलियों से कांच खुरच रहा था। उसकी सफ़ेद निविजी आंखें वो अंदर ही झांक रही थीं। कमल ने फिर से हिम्मत जुटाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घरघराया पर चालू नहीं हुआ। चलना चलना, विजय लगभग रोने ही वाला था। कलम अब हमारे हाथ में नहीं थी, वो भगवान के हाथ में थी। कमल भी दूसरी ओर से पसीने में भीग चुका था। तभी उसने नरपिशाच पर पूरी ताकत से छत पर वार किया। अंदर बैठे चारों लोगों ने ऐसा लगा वो छत अभी टूट जाएगी। अंकित अभी होश में आने ही वाला था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने की खिड़कियों से झांक रही वो भयानक आकृति देख ली और वो चीख पड़ा। उसकी चीख ने उस सन्नाटे को भी चीर दिया और उसी पल गाड़ी का शीशा टूट गया। शीशे के टूटते ही चारों तरफ बेघर छा गया। और तभी नरपिशाच ने अपना लंबा और काला हाथ अंदर डाला। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि कमल के को लगा कि जैसे बर्फ का टुकड़ा उसके गर्दन पर रख दिया हो। चल 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 चल, विजय ने खींचते हुए कमल को धक्का दिया। कमल ने तभी पूरी ताकत से स्टार्ट बटन दबाया। इंजन जोर से घराया और फिर तभी गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। लेकिन नरपिशाच गाड़ी की छत पर ही चिपका हुआ था। उसकी पतली भयानक टांगें गाड़ी की छत पर घुसी हुई थी। सुरेश ने तभी पीछे मुड़कर देखा। नरपिशाच अब गाड़ी की छत पर ही दिख रहा था। विजय ने झटपट पीछे से रॉड निकाली और कांपते हुए वार किया। पिशाच ने जोर से एकदम झटका मारा और गाड़ी तकरीबन पलटने ही वाली थी। कमल ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। तभी गाड़ी जोर से झटके से रुक गई और पिशाच छत के उछलकर आगे सड़क पर गिर गया। गाड़ी की हेडलाइटें अब उसकी ओर ही पड़ रही थी और तभी वो सीधा उठकर खड़ा हो गया, बिल्कुल सीधा, ऐसे जैसे उसकी हड्डियों में कोई जोड़ ही ना हो। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और फिर वो पूरी रफ्तार से गाड़ी की ओर दौड़ा। भागो! कमल ने एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी पूरी अब रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन नरपिशाच वो जो भी था वो और भी तेज दौड़ रहा था। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन नरपिशाच उससे भी तेज। उसकी टेढ़ी मेढ़ी टांगें अजीब तरीके से मुड़ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा को भी पीछे छोड़ दे। वो हवा में लहराते हुए ही भाग रहा था, जैसे उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ रहा हो। तेज चला कमल, विजय ने चीखते हुए कहा। अभी कमल ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। स्पीड की पूरी 100 ही हो गई, वो पूरी स्पीड। नरपिशाच लेकिन गाड़ी के बगल में ही था। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुलने लगा और खुलता ही गया और खुलता ही गया, इतना कि उसका जबड़ा अब उसके सीने तक आने लगा था। उसके मुंह के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, एक गहरा और इतिहास गहरा। और फिर वो कूद गया गाड़ी की छत पर। धड़म, ब्रेक मारी, सुरेश चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरपिशाच छत पर बैठा था और उसने छत फाड़ दी।
उसकी लंबी काली उंगलियां अंदर घुसी। सबसे पहले उसने सुरेश को खींचा। सुरेश के हाथ हवा में लहराए और फिर वो एक झटके से गाड़ी के बाहर चला गया। कमल ने तभी शीशे में देखा, सुरेश का शरीर सड़क पर गिरते ही हड्डियों की ढेर में बदल गया। अनित रो रहा था, कांप रहा था। विजय उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी साच ने कमल की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी थी, बर्फ जैसी। कमल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांस अटक गई। कुक 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 कुक। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। फिर कमल की गर्दन मुड़ गई और उसकी लाश स्टीयरिंग पर गिर गई और गाड़ी दूसरी ओर से बेकाबू हो गई। विजय और अंकित ने अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, पर तभी गाड़ी एक पेड़ से टकराई। धड़म, शीशे टूट गए, चारों तरफ धुआं फैल गया। कुछ ही सेकंड तक सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ हिला, नरपिशाच के काले पंजे उभरे और उसने फिर से विजय को एक बार खींच लिया। न न नहीं, उसकी चीख इतनी ही थी, अधूरी रह गई। नरपिशाच उसकी गर्दन अपने दांतों में सा दी। उसका खून बहने लगा। कित आखिरी बचा था। वह गाड़ी के अंदर कांपता हुआ बैठा था। नरपिशाच उसका चेहरा खिड़की से हटा दिया और उसकी लाल आंखें अब चमक रही थीं। उसके मुंह से विजय का खून टपक रहा था। अंकित ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और भागने लगा, पर नरपिशाच कहीं ज़्यादा तेज था। वो एक झटके में उसके सामने आ गया और धीरे से उसने अपनी सड़ी गली उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी। अंकिता की आंखें फटी की फटी रह गई। प्यास, नरपिशाच की डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया और चारों ही खत्म हो गए। गाँव की सच्चाई जो सालों से छिपी थी, अब कहानी वहीं लौटती है जहाँ से ये शुरू हुआ थी। गांव जिसे लोग भूल चुके थे। पर यह गांव इतना खामोश क्यों थे? लोग इसे डरते क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, पहले गांव में कौन मरा था? गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित रामलाल एकमात्र ही ऐसे जीवित इंसान थे जो जानते थे कि नरपिशाच कौन था और वो क्यों वापस आ गया। चारों की मौत के बाद वो सड़क फिर से वीरान हो गई। गाड़ी का टूटे हुए शीशे, खून से सना हुआ बोनट और बिखरे हुए शीशे, टूटे हुए हेडलाइटें इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ था वहाँ। लेकिन गांव वालों का कोई खबर नहीं थी, या शायद वो पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। गांव में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी के घर में लाइट नहीं जल रही थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वहाँ तक कि मंदिर की घंटियाँ भी बंद हो चुकी थीं। पंडित रामलाल, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अपनी झोपड़ी में अंदर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह सो नहीं रहे थे। कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे किसी प्राचीन मंत्र कर रहे हों, पुराने मंत्र का जाप कर रहे हों। दरवाजे पर एक हल्की सी आहट आई। कौन है? अजीब आवाज़ में कांप रहा था रामलाल। कोई जवाब नहीं आया। मैं जानता हूँ तुम आ चुके हो। रामलाल की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। तभी मंदिर की ओर से आते हुए किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा था। रामलाल ने कांपते हुए हाथों से एक पुरानी तांबे की तावीज़ निकाली और अपनी छाती पर रख ली। तू फिर लौट आया? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हवा एकदम थम गई। फिर मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। दरवाजे के कई घरों के दरवाजे खुले गांव के, और लोग डरते डरते बाहर झांकने लगे। सभी की आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डर, सिर्फ ही डर। गांव की ये खौफनाक कहानी 60 साल पहले शुरू हुई थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था। वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अनहोनी होती है जो भी जाता है। पर एक रात गांव का एक आदमी धर्मू जंगल में चला गया। धर्मू एक लालची आदमी था। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ एक ताबीत पड़ा हुआ है और उसमें सोना है। वहाँ एक
तांत्रिक की समाधि भी है। मैं उस तांत्रिक की हड्डियां निकाल लाता हूँ तो मुझे अपरीत शक्तियाँ मिल जाएंगी। यही सोचकर वो अकेला जंगल में चला गया। लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि कुछ चीज़ों को छूना इंसानों के हक में नहीं होता। मुँह ने जैसे ही समाधि की मिट्टी उठाई, वहाँ की धरती कांपने लगी, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और फिर एक आवाज़ आई, बहुत ही धीमी और बहुत ही गहरी, खून दो। धर्मू पीछे हटा और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समाधि से दो लाल चमकती आंखें प्रकट हुईं और अगले ही पल धर्मू की गर्दन एक झटके से दूसरी ओर गिर गई। उसके शरीर से बहता हुआ खून अचानक हवा में उठने लगा और वो तभी नर पिशाच बन गया जिसे खून की तड़प है। एक ऐसा पिशाच जिसे प्यास ही इंसानी खून की है। गांव पर पहला हमला। अगली ही रात धर्मू गांव वापस आया, पर वह इंसान नहीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसकी त्वचा काली और सिकुड़ी हुई थी, उसके नाखून इतने घने थे कि उससे किसी की भी गर्दन काटी जा सकती थी। पहली हत्या गोपाल की हुई। वो गांव के कुएं के पानी लेने जा रहा था। सुबह जब गांव वालों ने कुएं की ओर झांका तो गोपाल की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसका खून पूरी तरह से चूसा हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। उसी दिन से गांव वालों ने नर पिशाच को देखना शुरू कर दिया। कोई भी रात को बाहर निकल जाता, कोई भी गांव में अजनबी नहीं रहता। और एक नियम बना दिया गया कि रात के 12 बजे के बाद मंदिर की घंटियां नहीं बजाई जाएंगी, क्योंकि जब भी घंटी बजती ही नर पिशाच जाग जाता था। पर आज 60 साल बाद मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठीं, मतलब वो वापस आ चुका था। कि लोग अब भी अपने घरों में दुबके हुए थे, पर रामलाल जानते थे कि अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला था। उसने आसमान की ओर ऊपर देखा। घने बादल छाए हुए थे और फिर मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंधेरे में से दो चमकती लाल आंखें बाहर निकली। खून। नर पिशाच ने बहुत धीमी और डरावनी फुसफुसाहट में कहा। फिर गांव के पहले घर की ओर बढ़ने लगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। नर पिशाच आगे बढ़ने लगा था और मंदिर से बाहर आने लगा। उसकी लाल आंखें लाल बहुत ही चमक रही थी। उसके लंबे नाखून और मुंह से खून बहता हुआ। गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह जानते थे कि ये सिर्फ कुछ पल के लिए ही शांति थी। वो नर पिशाच किसी को भी नहीं छोड़ेगा। रामलाल, अब समय या नहीं जा कुछ करने का समय आ गया है। ये आवाज़ थी तांत्रिक की, जो वर्षों से नर पिशाच को कैद करने के लिए मंदिर में साधना कर रहा था। रामलाल ने कांपते हाथों से मंदिर का पुराना ग्रंथ खोला। ओम कालाय स्वाहा और मंत्रम नमः। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, हवा तेज होने लगी। मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। नर पिशाच ने उनकी ओर देखा। तुम फिर से नहीं रोक सकते। उसकी गहरी और डरावनी आवाज़ पूरे गांव भर में गूंज उठी। लेकिन तांत्रिक ने अपना तांबे का तावीज हवा में उठाया और जोर से बोला, अग्निक बंधन। तुरंत उसके बोलते ही मंदिर के चारों ओर आग की एक रेखा छिप गई। पिशाच ने तभी जोर जोर से चीखें मारी। वह आग की लपटों में घिर चुका था। उसकी लाल आंखें अब शरीर काला धुआं छोड़ने लगा था। गांव के लोग सभी छुप कर देख रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि ये कोई अंत नहीं था। पिशाच तभी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर धड़म, मंदिर का दरवाज़ा एकदम बंद हो गया और पिशाच एक बार फिर से अंदर कुछ समय के लिए कैद हो गया। गाँव वालों ने राहत की सांस ली, पर रामलाल और तांत्रिक जानते थे कि ये बस कुछ ही समय के लिए था। ये कैद हमेशा नहीं रहेगी। रामलाल ने तभी धीमी आवाज़ में कहा, वह फिर लौटेगा और जब वो लौटेगा तब गांव का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अभी के लिए शांति है, लेकिन अंत नहीं। गांव अपना फिर से पुराने नियमों पर लौट आया। कोई भी बाहर नहीं निकलता। मंदिर की घंटियां कभी नहीं बजी, पर दूर जंगल में जहां नर पिशाच की आत्मा कैद थी, कोई फुसफुसा रहा था, प्यास प्यास।
क्योंकि वो हमेशा के लिए कैद नहीं था, वह फिर लौटेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अगला भाग चाहिए तो आप बता देना, इसका अगला भाग भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।